नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की प्रेत का बयान कविता की व्याख्या करेंगे। प्रेत का बयान कविता नागार्जुन की परामनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखी गई कविता है। यह प्रेतात्मा और धर्मराज यमराज का संवाद रूप है। इसमें कवि ने संवाद शैली का प्रयोग किया है। संवाद होता है वार्तालाप, आलाप, दो व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है उसको कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, एक प्रेत और एक यमराज। और पराजो मनोविज्ञान होता है, वो होता है एक इंग्लिश शब्द पैरासाइकोलॉजी का हिंदी अर्थ है परामनोविज्ञान। और परामनोविज्ञान है कि इस विज्ञान का संबंध मनुष्य की उन असामान्य शक्तियों से है जिनकी व्याख्या अब तक के प्रचलित सामान्य मनोविज्ञान सिद्धांतों से नहीं हो पाती। तो एक प्रेत और यमराज का जो कथा आपस में जो वार्तालाप है उसको नागार्जुन ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस कविता में जो प्रेत है वो एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक का प्रतीक माना गया है। इसमें बताया है कि राष्ट्र निर्माण की क्या अवस्था है। जब हमारे यहाँ अध्यापक की ये अवस्था है तो हमारे देश की क्या हालत होगी। क्योंकि प्रगति जो नागार्जुन है वो प्रगतिवाद का कवि है, तो वो राजनीति का यथार्थ चित्रण करता था। तो राजनीति में कि राजनीतिक सिर्फ अपने लिए ही कार्य करते हैं, पूंजीपति अपने लिए कार्य करते हैं, उसमें जो हमारे और जो दूसरे तबके के लोग हैं वो उससे भूख से भी मर जाते हैं, मतलब हर चीज़ से वंचित रह जाते हैं। ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बता कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार कालाजार से, पेचिस बदहजमी प्लेग महामारी से, कैसे मरा तू सच सच बता। खड़ 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 हड़ 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 कापा कुछ हाडों का मानवीय ढांचा, नचा कर लंबी चमचों सा पंचगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया, महाराज सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अब हम गुलाम नहीं, नागरिक है हम स्वाधीन भारत के। पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के सिवान पर, थाना दमदहा, बस्ती रूपउली, जात का कैस, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशे से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, तनख्वाह थी 30 रुपया, सो भी नहीं मिली। तो इसका प्रसंग करेंगे हम कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी समकालीन हिंदी कविता में संकलित प्रेत का बयान शीर्षक कविता से व्यर्थ की गई हैं। इसके रचयिता प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी हैं और इस कविता में उन्होंने स्वाधीन भारत के अध्यापक की बदहाली का चित्र अंकित किया गया है। कवि ने बताया है कि अध्यापक का वेतन बहुत कम था और वह भी कई कई महीनों तक मिलता ही नहीं था। यहाँ तक कि नरक का देवता भी उसकी दशा देखकर हैरान होकर पूछता है कि तुम कहाँ से आए। तो नरक का स्वामी यमराज प्रेत से पूछता है, नरक का अर्थ होता है हमारे यहाँ पर नरक स्वर्ग और नरक दो बताए जाते हैं कि अगर हमने अपने पापों का प्रायश्चित करना, अगर हमने ज़्यादा धरती पर पाप किए हैं तो हमें नरक में भेजा जाता है। तो वहाँ पे नरक का जो स्वामी है वो यमराज है, वो प्रेत से पूछते हैं कि सच सच बताओ। और ये प्रेत कड़क कर बोले, नरक के या मालिक यमराज, नरक के जो मालिक यमराज थे वो तेज आवाज़ में बोले, कड़क आवाज़ में बोले उस प्रेत से कि ओ प्रेत सच बता कि तेरी मृत्यु कैसे हुई है। भूख से, अकाल से, बुखार कालाजार से, कि तू भूख से, अकाल से, बुखार से, कालाजार से, पेचिश से, बदहजमी से या प्लेग जैसी महामारी से मरा है। तो यमराज की कड़क आवाज़ सुनकर कुछ हड्डियों का मानवीय जो सिर्फ हड्डियों का जो मानवीय ढांचा था वो अपनी हाथ की हड्डियों को घुमाता हुआ अपनी पतली दुबली कमज़ोर आवाज़ में हड़बड़ाने लगा। खड़खड़ खड़ हड़हड़ है कि वो अचंभित सा हो गया और घबराने लगा और फिर बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसका मतलब तो झूठ ही बोलता है।
तो कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि अब तो सच सच कहूँगा, जो भी कहूँगा मैं वो बिल्कुल सच कहूँगा। अब हम गुलाम नहीं, कि अब हम गुलाम भारत के नागरिक नहीं हैं। अब हमें उन आज़ादी मिल गई है और हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। पूर्णिया ज़िला, और पूर्णिया ज़िला है सूबा बिहार के सिवान पर। और जो नागार्जुन था वो भी बिहार के मिथिला प्रदेश का था, और वहीं के आसपास का वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया है कि जो बिहार राज्य के अंतर्गत जो पूर्णिया ज़िला है और वहाँ का थाना दमदहा लगता है, और जो बस्ती है वो रूपली है, वहाँ पर मैं कैसत जाति का नागरिक हूँ और उम्र कुछ अधिक 55 साल की, और मेरी उम्र 55 साल से अधिक है। तनख्वाह मेरी 30 रुपया है, और मैं पैसे से या नौकरी से मैं मतलब पैसे से मैं प्राइमरी स्कूल का, प्राथमिक स्कूल का अध्यापक हूँ। और जो मेरी 30 रुपये महीना तनख्वाह है वो भी मुझे समय पर नहीं मिलती। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर कि जब ये कवि ने ये पंक्ति लिखी है कि अब हम गुलाम नहीं, कि जब वो गुलाम था हमारा आज़ाद देश, तो सोचते थे कि गुलामी के बाद हमारा जो देश है वो दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा, और आज़ादी के बाद जब हमारे अपने लोग सत्ता में आएंगे तो हमें हर तरह के सुख मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शिक्षक समाज की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत किया है। नागार्जुन ने उस समय जो स्थिति दर्शाई है शिक्षक की, वो आज भी हमारे समाज में ऐसी है। आज भी प्राइवेट स्कूल के अगर हम देखें शिक्षक तो 6-7 हज़ार रुपये में काम करते हैं। तो नागार्जुन ने इतने पहले वही स्थिति वहाँ पे दर्शा दी थी जो आज भी है। और जो महामारी का जो जिक्र कर रहे हैं, आज भी जो कोरोना महामारी है उससे भी वो लोग कम मर रहे हैं, लेकिन भूख से लोग ज़्यादा मरते हैं। तो उस समय के और आज के समय में इतनी मतलब साम्यता है, और नागार्जुन ने उस समय इतना आज के समय का जिक्र भी कर दिया था। मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि जो तनख्वाह के बगैर जो टाइम समय था वो हमने मुश्किल से काटा है। 1-2 महीना हो तो कट भी जाए, वो तो हमने 9 महीने हमें तनख्वाह नहीं मिली। धरती थी, माँ थी, बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे भी दया के सागर, करुणा के अवतार, आप ही की छाया में मैं ही बाकी। कवि यूँ कहता है यहाँ पर कि कवि ने दिखाया है कि प्रेत कहता है कि मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ थी और मेरे 4 बच्चे थे और मेरी पत्नी थी। आ चुके हैं वे भी दया सागर, करुणा के अवतार, और वो भी आपकी ही गोद में आ चुके हैं, आप ही की छाया में आ चुके हैं, मैं ही बाकी। और अकेला अपने परिवार में से सिर्फ अब मैं ही बचा था, क्योंकि मुझे तो अभी अपने कर्मों का फल, मेरे कर्मों का जो फल था वो अभी शेष था। क्योंकि कर्मों की पतियाँ भी कुछ शेष थी, इसलिए मैं अपने उन कर्मों को भोग रहा था वहाँ पर। हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में, पुश्तैनी होता है खानदानी, पोखर होता है तालाब, खानदानी तालाब से यहाँ पर जो इस कविता में जो हम इस शब्द का प्रयोग आशय लेंगे वो है, वहाँ तो है वैसे अगर शब्द से देखा जाए तो पुश्तैनी पोखर है खानदानी तालाब, जो सूखा पड़ा रहता है उनका जो खानदानी तालाब है। तो यहाँ पर कवि ने वो हड्डियों का सूखा ढांचा है जो सूख से मतलब कि शरीर का जो सूख के काटा हो चुका है उस के अर्थ में प्रयोग किया है। मनोबल शेष था सूखे शरीर में, कि इस मेरे सूखे शरीर में सिर्फ मनोबल शेष था। अरे वाह, भवा कर हंस पड़ा नरक का राजा। तब प्रेत, वो अध्यापक रूपी प्रेत जब वो बात बता रहा था तो नरक का जो राजा था, नरक होता है वह स्थान जहाँ पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है, और दंड के बाद उसको दूसरी योनियों में जन्म होता है, और स्वर्ग धरती के ऊपर है, नरक धरती के नीचे, ऐसा कहा जाता है। तो नरक का जो राजा था वो भगाकर हंस पड़ा, एकदम से हंस पड़ा। दमक उठी झालरें कंपमान सिर के मुकुट की, और जब वो हंसा उसके हंसने के कारण जो उसके मुकुट में लगी झालरें हैं वो चमक उठी,
फरस पर ठोक कर सुनहरा लोहो दंड, और अपने सुनहरे रंग के लोह के दंड को फरस पर ठोकते हुए वह अविश्वास की हंसी हंस पड़ा। वाह, बड़े अच्छे मास्टर हो। वह अविश्वास की हंसी सा दंडपाणी महाराज, दंडपाणी मतलब कि जो यमराज जो दंड धारण करता है उसको धारण करते हुए अविश्वास की हंसी हंसा, बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने। अरे तुम तो बड़े अच्छे मास्टर हो, आप तो मुझे भी पढ़ाने आ गए हो। वाह, मैं भी बच्चा हूँ, आप तो समझते हो कि मैं भी बच्चा हूँ। वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। तो कहता है कि तुम जिस तरह से बच्चों को वहाँ पढ़ाते हो तो आप मुझे भी पढ़ाने के लिए आ गए हो, आप मुझे भी बहकाने पर यहाँ पर आते हो। व्यंग्य करता हुआ कहता है यहाँ पर यमराज। तो वाह भाई वाह, वाह भाई, क्या तुम सच में भूख से नहीं मरे हो? क्योंकि यहाँ पर जो प्रेत है वो झूठ बोलता है कि मैं भूख से नहीं मरा, लेकिन सच्चाई है कि वो भूखमरी से ही मरा है। क्यों? लेकिन वो जो हमारा अध्यापक रूपी प्रेत है वो ये दिखाना चाहता है, वो ये नहीं दिखाना चाहता कि भूखमरी जैसा कलंक है वो हमारे देश में है, और कि अभी तक हम उस भूखमरी के कलंक से निकल नहीं पाए हैं। ये बात सत्य है, लेकिन अध्यापक है वो कहीं ना कहीं इस बात को छुपा रहा है। हद से ज़्यादा डार कर जोर होकर कठोर, फिर प्रेत बोला अचरज की बात है, और उस बात पर ज़्यादा जोर डालकर फिर प्रेत बोला, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो उस बात पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है। तो जोर देकर बोलता है प्रेत कि अचरज की बात है, कि आश्चर्य की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा, कि आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? कीजिए न कीजिए, न आप चाहे विश्वास करो या ना करो, साक्षी है धरती, इस बात की गवाह धरती है, साक्षी है आकाश, और आकाश भी इस बात का गवाह है कि मैं भूखमरी से नहीं मरा, मैं भूख से नहीं मरा। और भले नाना प्रकार की व्याधियाँ हो भारत में, किंतु कि हमारे देश भारत में ना अलग अलग प्रकार की व्याधियाँ और बीमारियाँ फैली हुई हैं। जैसे इस समय भी, उस समय जो बीमारियाँ फैली हुई थी वो आज के दिन भी हमारे समाज में ऐसी फैलती हैं, जैसे अब कोरोना में महामारी फैली हुई है। उठकर दोनों बाह किटकिट करने लगा प्रेत, किंतु भूख या सुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। तो कभी कहता है कि भूख नाम की कोई बीमारी होती है, हमें इसका पता नहीं है। प्रेत ने धर्मराज को सावधान करते हुए कहा कि हमारे सामने फिर कभी भूख का नाम न लीजिएगा। यह बात प्रेत भावना में बहकर कह गया, और फिर प्रेत शांत और सहज भाव में कहने लगा, जहाँ तक मेरे मरने का संबंध है मैं उसे कहता हूँ कि आप कृपया ध्यान से सुनिए। भूख या सुधा नाम हो जिसका, ऐसी नहीं व्याधि, कि वहाँ पर ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो वो जिसका नाम भूख हो। सुधा का अर्थ भी भूख होता है। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा। फिर वो एकदम भावना में बहकर कहता, सावधान महाराज, ऐसी बीमारी का नाम मत लीजिएगा, ऐसे मत कहिएगा कि मैं भूख से मरा हूँ। हमारे समक्ष फिर कभी भूखा निकल गया भाव आवेश का, वो एकदम आवेश में उससे निकल गया था। तदंतर शांत सतमित होता है कोमल, या जो निश्चल खड़ा हो, स्थिर आर्द्र भीगा हुआ नम या कोमल। तो तदंतर शांत सीमित स्वर में, फिर वो शांत और कोमल स्वर में बोला, जहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ तक मेरे बारे में बात है, सुनिए महाराज, तनिक भी पीड़ नहीं, मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, और न ही मुझे दुख है और न ही किसी तरह की बेचैनी है। सफलतापूर्वक निकले थे प्राण, और जो मेरे प्राण थे वो बिल्कुल आसानी से निकले थे। अगर मैं भूख से मरता या किसी तरह की कोई पीड़ा होती तो मेरे प्राण आसानी से न निकलते। सह न सकी आंत जब पेचिस का हमला, और जब मेरा शरीर ज़्यादा कमज़ोर हो गया था तो मेरी आंतें पेचिस का हमला सहन न कर सकी। सुनकर धाड़ स्वाधीन भारत के, तो इस तरह की बातें सुनकर स्वाधीन मतलब स्वाभिमानी भारत के अध्यापक की, भूख मरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की, और ऐसे अच्छे शिक्षक की बात सुनकर रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। नरकेश्वर होता है नरक का स्वामी। तो ऐसे शिक्षक की बात सुनकर जो नरक का स्वामी था वह भी निरुत्तर रह गया, उसके पास कोई भी जवाब न था।
कि देशभक्ति अपने देश को की लज्जा बचाने के लिए वह भूखमरी कि मेरे देश को भूखमरी का शिकार न समझिए। तो इस तरह से वह झूठ बोलता है कि मैं भूखमरी से नहीं मरा, वो तो मेरे थोड़ा सा एक रोग लग गया पेचिस का, और वो कहता है कि वो पेचिस का रोग भी मेरी आंत नहीं सह सकी। देखो अपने ऊपर ही वो बात लेता है। यूँ नहीं कहता कि मेरे पास बीमारी के पैसे नहीं थे, बल्कि यूँ कहता है कि मेरी आंत ही कमज़ोर थी, मैं ही कमज़ोर था, जिससे वो एक छोटा सा रोग लग गया और मैं सहन नहीं कर सका। तो हे नरक के तो फिर वो नरक का जो स्वामी था यमराज, वो भी निरुत्तर हो जाता है कि देख शिक्षक की बातें सुनकर। माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। तो अध्यापक का प्रेत अपने जीवन का वर्णन करते हुए कहता है कि जब वह अपनी माँ के पेट में था, अर्थात जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, तब उसके पिताजी भी इसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। लेकिन जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई तब तो हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तो भूखमरी थी, कोई बात नहीं। लेकिन हम एक आस लगाए बैठे थे कि आज़ादी के बाद तो हमें इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज़ादी के बाद भी शिक्षक के पिता ने जिन परेशानियों को झेला था, शिक्षक ने भी उन्हें परेशानियों को झेला है। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसे। सुखिया है यहाँ पर जो प्रेत अध्यापक रूपी प्रेत है, उसकी माँ का नाम कहती है कि उसके पिता की तो मृत्यु हो गई थी। उसकी पिता की मृत्यु होने के बाद जैसे तैसे जो सुखिया थी वो अपने बच्चे का पालन कर लेगी। मैं तो इसे साल साल देखाया करूँगा जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में। तो अब यहाँ पे प्रेत और उसकी बात न होकर, प्रेत और यमराज की बात न होकर और किसी की बात ये करता है, तो जो कि आगे की पंक्तियों में है, तो क्या आगे भी इस कलवे के लिए भेजते रहेंगे खर्चे गुरु महाराज। तो वहाँ पर पिता के गुरु आते हैं और वो उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि अब इसके पिता तो चल बसे और अब मैं इसका पालन पोषण कर दूंगा। तो उसके लिए कहते हैं कि मैं एक आध साल में एक आधी बार मैं आ जाऊंगा, और जब तक मेरे चोले का अर्थ वो जो महाराज गुरु हैं उन्हीं के लिए प्रयोग, वो अपने शरीर के लिए चोले शब्द का प्रयोग करते हैं कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है चलने फिरने की, तब तक मैं इस कलवे का अर्थ यहाँ पर वो जो प्रेत अध्यापक है उसका जो बचपन का नाम है या फिर उसके लिए प्रयोग किया गया है कि मैं इस कलवे के लिए आ जाया करूँगा और इसके खर्चे के लिए कुछ पैसे भेज दिया करूँगा, लेकिन जब तक भेज दिया करूँगा जब तक कि मेरे शरीर में जान है, शक्ति है। भेजते रहेंगे खर्चे गुरु महाराज, और तब तक जो गुरु महाराज हैं उसके पिता के जो गुरु हैं वो खर्चा देते रहेंगे। बढ़ आया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ। और जब वो बुद्ध मतलब वो गुरु महाराज की ही बात ये करता है कि वो जब अपने छप्पर या अपने घर की तरफ चले गए, नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर, तो उसके माथे के अंदर मतलब हृदय के अंदर या मन के अंदर जो हलचल सी पैदा हो गई। गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार। तो गुरु महाराज ने कुछ हथियारों के नाम दिए थे, वो तरह तरह के हथियारों के नाम, खुखरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार, बम, गंडासा, भाला, खुखरी। तो ये जो हथियारों के जो इन्होंने नाम लिए हैं वे गुरु महाराज को बताना चाहते थे कि वर्तमान व्यवस्था से उन्हें मुकाबला करना है, कि वो अकेले उन हथियारों का सिर्फ नाम ही बताकर इसलिए गए थे कि ये हथियार सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम इन्हें प्रयोग ना करें, हमें इनका प्रयोग, ये जो आज की व्यवस्था है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारे पूंजीपति मतलब कि एक पूंजीपति जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति हैं, शोषक वर्ग है जो शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ हमें ये हथियार लेकर आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा। तो यहाँ पर कवि ने अध्यापक के प्रेत के माध्यम से अध्यापकों की शोषणीय आर्थिक दशा का चित्रण करते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा दी है कि प्रेत बनकर भी अपने देश की स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचा देना चाहता उस समय का शिक्षक। और लेकिन जो पूंजीपति हैं और जो देशद्रोही हैं वो हमारी तनिक भी चिंता नहीं करते।
तो ये हमारी समाज व्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यंग्य है। और यहाँ पर कवि ने का हिंसात्मक क्रांति में विश्वास करते, प्रगतिवादी कवि क्रांति में विश्वास तो करते ही थे। और भाषा सहज सरल व भावानुकूल है। धन्यवाद।